नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर राहुल गांधी और लोकसभा स्पीकर की मुलाकात को लेकर है। दूसरी बड़ी खबर ईवीएम को लेकर है, जहां इंडिया ब्लॉक उस पर नया रुख अब लेने जा रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का फैसला लिया गया है। तीसरी बड़ी खबर दिल्ली चुनाव को लेकर है, जहां आम आदमी पार्टी के विधायकों में नाराजगी देखी जा रही है। और चौथी बड़ी खबर इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या को लेकर है, जहां अतुल की पत्नी सहित 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की, जहां उन्होंने मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा कि मेरे खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां हटानी चाहिए, ऐसा उनसे आवेदन दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य है कि सदन चले और सदन में चर्चा हो। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को बहस हो। राहुल गांधी ने कहा कि हम अडानी मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने लोकसभा में मणिपुर के हालात को छिपाने के लिए सरकार पर अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस को ढाल की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्यसभा के सभापति पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सभापति धनखड़ हेडमास्टर की तरह विपक्ष को बोलने नहीं देते। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राज्यसभा के सभापति को सरकार का प्रवक्ता बताया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जो कांग्रेस की ओर से अदानी मुद्दे को लेकर लगातार बहस की जाती है और फिर चर्चा नहीं होने दी जाती, लेकिन प्रेस के सामने कोई और घटनाक्रम निकलकर सामने आता है, कहते हैं हम तो चर्चा चाहते हैं, होने नहीं देते। इससे आप किस प्रकार से देखते हैं? मनीष जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? माफ कीजिएगा, मनीष जी से तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट गया है। तो खबर ओम बिरला लोकसभा स्पीकर और राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर है, जहां पहले ओम बिरला से मुलाकात में राहुल गांधी ने अपने खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की, जहां ओम बिरला ने इस पर गौर करने का आश्वासन दिया है। राहुल गांधी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो और सदन अच्छे तरह से चले, लेकिन सरकार की ओर से सदन को चलने नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि मणिपुर मुद्दे से और अदानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सरकार विदेशी कारोबारी जॉर्ज सोरोस को ढाल बनाकर प्रयोग कर रही है। बात करें अगर राज्यसभा की, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ के खिलाफ जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ लगातार हेडमास्टर की तरह विपक्ष को बोलने नहीं देते, विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता या उन्हें चुप करा दिया जाता है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति को सरकार का प्रवक्ता तक बताया है। तो सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के साथ मुलाकात की, जहां आपत्तिजनक टिप्पणियों को अपने खिलाफ सदन में हुई आपत्तिजनक टिप्पणियों को राहुल गांधी ने रिकॉर्ड से हटाने की गुहार लगाई। ओम बिरला ने इस पर गौर करने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हम चाहते हैं सदन सुचारू रूप से चले, सदन में चर्चा हो, लेकिन सरकार की ओर से सदन को चलने नहीं दिया जाता। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने मणिपुर और अदानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए विदेशी कारोबारी जॉर्ज सोरोस को ढाल की तरह प्रयोग करने का सरकार पर आरोप लगाया है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप लगाते हुए विपक्षी गठबंधन सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, जिसकी घोषणा एनसीपी शरद पवार के नेता प्रशांत जगताप ने की है। बता दें कि विपक्षी गठबंधन 13 दिसंबर को ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगा। यह फैसला एनसीपी शरद गुट, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की बैठक के बाद लिया गया है। वहीं इंडिया ब्लॉक ने दावा किया है कि ईवीएम में कथित हेरफेर के कारण वे महाराष्ट्र चुनाव हार गए। गौरतलब है कि महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने 288 सीटों में से 235 सीटें जीती, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन को केवल 46 सीटें ही मिली। इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में ईवीएम में कथित हेरफेर के आरोप लगाते हुए अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहा है, जहां जिसका फैसला शरद पवार और अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की बैठक के बाद लिया गया है। आपको बता दें कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी शरद पवार गुट की ओर से इसका ऐलान किया गया है। 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाएगी। चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रमेश जी, जिस प्रकार से ईवीएम का राग एक बार फिर अलापा जा रहा है, राग फिर छेड़ा जा रहा है और अब फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा इंडिया गठबंधन, क्या लगता है इस बार इसका क्या नतीजा निकलेगा? रमेश जी। ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जी रहेगा जी। अब माननीय न्यायाधीश इस पर क्या निर्णय लेते हैं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर हम प्रक्रिया की दृष्टि से देखें जी, तो प्रक्रिया की दृष्टि से जो पहली सीढ़ी है वो केवल चुनाव आयोग है जी। और चुनाव आयोग ने इसके लिए सारे राजनीतिक दलों को बुलाया था और उसमें राजनीतिक दल उसमें पहुंचे नहीं। तो सबसे पहले तो आपको चुनाव आयोग में ये साबित करना है कि ये मशीन इस तरीके से गड़बड़ करती है जी। किसी पर आरोप लगाना एक बात है और आरोपों को प्रमाणित करना ये बिल्कुल दूसरी बात है। हम सड़क चलते किसी से कह भी गए तो उसने जेब काट ली, लेकिन इसका प्रमाण क्या है जी। तो कुल मिलाकर के चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई, उस वक्त उस बैठक का बहिष्कार किया। तो कुल मिलाकर के मुझे जो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी जब याचिका लगेगी तो वो चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगेगा जी और उसके बाद फिर वो कुछ निर्णय करेगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे जहां वो जीत गए वहां वो ठीक है जी और जहां हार गए वहां ईवीएम है। तो कुल मिलाकर इसके अलावा भी अगर आप देखें कि ये जो चुनाव हो रहे थे, चुनाव में वोट की और सीट का अंतर हो सकता है, लेकिन जितने भी लगभग सर्वे आए थे वो लगभग झारखंड का जो रिजल्ट आया वैसे सर्वे आया था, महाराष्ट्र का जो रिजल्ट था वैसे सर्वे आया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जो पिछली बार जो जातिगत जनगणना और मतगणना उस पर दिक्कत हुई थी तो उनका बटेंगे और कटने में माहौल बदल दिया, सब मीडिया में आ रहा था। तो परिणाम जो है एक भी परिणाम मीडिया के आकलन से बाहर नहीं आया, तो इसमें ईवीएम कहाँ से होगी जी। लेकिन अब उसके बाद भी अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका होगी तो न्यायाधीश जी के ऊपर है वो क्या निर्णय लेते हैं। जी जी। रमेश जी, ईवीएम को लेकर कई बार इंडिया ब्लॉक के अलग अलग दलों की ओर से कई बार याचिकाएं लगाई गई, सभी बार खारिज याचिकाएं हुई हैं या सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को गलत नहीं ठहराया है। इस बार ऐसा क्या खास हो जाएगा कि नई याचिका लगाने की तैयारी हो रही है? नहीं, इसमें कुछ नहीं। इस समय अगर आप देखें तो कुछ राजनीतिक दल केवल मीडिया में स्थान अपना बनाना चाहते हैं जी। इसीलिए संसद में चर्चा के बजाय मीडिया में चर्चा करना, ईवीएम पर चुनाव आयोग के सामने प्रमाणित करने के बजाय मीडिया में चर्चा करना। अब जब नई याचिका लगेगी तो फिर मीडिया में स्थान मिलेगा। तो कुल मिलाकर के वातावरण बनाना और मीडिया में अपना स्थान बनाना, इस दो चीजों पर विपक्ष काम कर रहा है। जी। रमेश जी, आपने अभी हैकाथॉन की बात करी। जब हैकाथॉन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं चुनाव आयोग की ओर से, एक जो है विजेता राशि भी रखी जाती है कि जो मशीन को हैक करके दिखा देगा उसे एक पुरस्कार भी दिया जाएगा। फिर भी अगर जब प्रमाणित करने का ही मौका आता है तो ऐसे दल क्यों नहीं जाते और क्यों प्रमाणित नहीं कर पाते? इसका कारण ये है जहां तक मुझे भी लग रहा है और सारे लोग समझते हैं, राजनीतिक दल भी इस बात को समझते हैं
कि मशीन को हैक नहीं किया जा सकता जी वो किसी सॉफ्टवेयर से ऐसा लिंक नहीं होती, वो मशीन इंडिविजुअल होती है जी और मशीन इंडिविजुअल होती है और कुल मिलाकर के इंडिविजुअल मशीन में लॉक होता है और जी जब मशीन की गिनती जी होती है तो सबके सामने लॉक खुलता है, तो उसमें गुंजाइश जो है वो बिल्कुल नहीं है, गड़बड़ी की गुंजाइश उसमें बिल्कुल नहीं है। तो कुल मिलाकर के तो यही स्थिति बनेगी। लेकिन क्योंकि अब आरोपी है, अगर आपने देखा होगा 2009 का चुनाव हार गए थे तब उस वक्त भाजपा विपक्ष में थी, तो अडवाणी जी ने भी ईवीएम पर ही आरोप लगाया था। तो राजनीतिक दलों का स्वभाव हो गया है कि जनता के बीच में काम कम करना, मीडिया में सुर्खी बटोरने के लिए आरोप लगाना। जी रमेश शर्मा जी, अभी कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट निकलकर चुनाव आयोग की सामने आई कि 288 सीटें जिन पर ईवीएम के द्वारा चुनाव हुआ, उनमें जो 1444 ईवीएम और वीवीपैट थी उनमें कोई भी मिसमैच नहीं पाया गया। जितने भी वोट ईवीएम के थ्रू डले थे उनकी पर्चियां सब मिलान में एक समान ही निकली हैं। फिर भी रिपोर्ट पर विश्वास न करते हुए और चुनाव आयोग पर भी विश्वास न करते हुए इस तरह सवाल उठाने को आप किस प्रकार से देखते हैं रमेश जी? देखिए, पिछले कुछ दिनों से कहीं ना कहीं भारत के समाज में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति अविश्वास पैदा करना जी, ये एक प्रकार से अराजकता का वातावरण बनाना है। ये एक प्रकार से इस पर कहीं ना कहीं एक साम्यवाद का जो प्रभाव है, जिस तरीके से अविश्वास पैदा किया था सारी संवैधानिक संस्थाओं पर चीन की क्रांति के समय, रूस की क्रांति के समय, जो स्थिति कुछ दिन पहले भी बांग्लादेश के समय पर हुई है, तो मैं समझता हूँ संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास हटा देना ताकि आदर कम हो और सामाजिक अराजकता फैलाना, ये उस प्रकार का एक हिस्सा है। आप अगर देखेंगे तो इस वक्त सारे विपक्षी राजनीति वो इस वक्त किसी गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा, से लगे हुए हैं। जिस तरीके से चीन की क्रांति में और रूस की क्रांति में केवल पैसे वालों को टारगेट किया गया था, तो कुल मिलाकर के ये जो प्रैक्टिस है कहीं ना कहीं इस वक्त जो वामपंथी रणनीतिकार हैं वो मुझे लग रहा है कुछ प्रभावी हैं, इसलिए संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास का माहौल बनाया जा रहा है। जी, जिस प्रकार से रमेश जी आपने बताया कि संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन पर अगर अविश्वास प्रस्ताव, माफ कीजिएगा, अविश्वास अगर पैदा हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं उस देश के लिए, उस जो पूरे नेशन है उसके लिए कहीं ना कहीं घातक साबित होता है। ऐसे में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या सरकार भी है, वह फिर से जनता का विश्वास कैसे जीत सकती है? कौन से ऐसे उपाय हैं जिनसे फिर से विश्वास जीता जा सकता है? रमेश जी, कुल मिलाकर के अगर वातावरण बन गया समाज में तो फिर सरकार को असंभव हो जाता है। जैसा अभी हमने सीरिया में भी देखा, बांग्लादेश में देखा, या पिछले दिनों पाकिस्तान में भी देखा था। तो ये जो वातावरण बना देते बनाना, फिर उससे भीड़ एक शब्द सामने आ गई, भीड़ तंत्र अगर प्रकट हो गया, भीड़ तंत्र प्रबल हो गया तो प्रजातंत्र फिर कमजोर होगा ही। इसके लिए खुद ये चाहिए, किसी भी राष्ट्र के भविष्य के लिए सारे लोगों को ये चाहिए, राजनीति अलग है, राष्ट्रनीति अलग है, आपका हित अलग हो सकता है, लेकिन हमको एक सीमा रखनी चाहिए जिस सीमा से देश का नुकसान ना हो, संवैधानिक संस्थाओं का नुकसान ना हो। सरकार बदल भी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तो यही रहेगा, चुनाव आयोग तो यही रहेगा, ठीक है कि नहीं? तो कुल मिलाकर के इनके प्रति इन पर अविश्वास पैदा ना हो, ये कहीं ना कहीं एक नैतिकता राजनीतिक दलों को अपनानी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इन पर इस तरह से जो अविश्वास है वह लाया जाता है, इसमें कहीं ना कहीं सजग रहने की भी जरूरत है और सभी नागरिकों को भी सजगता दिखानी होगी। बहुत शुक्रिया रमेश जी जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अभी करीब 2 महीने बाकी हैं। आम आदमी पार्टी 2 बार में 31 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर चुकी है। बड़ी बात यह है कि कैंडिडेट की लिस्ट में 24 मौजूदा विधायकों के नाम नहीं हैं। ये विधायक टिकट कटने से नाराज हैं। ये विधायक टिकट कटने से नाराज हैं और पार्टी के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 20 एमएलए विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल के घर मीटिंग करने वाले हैं। चर्चा है कि तीसरी लिस्ट में भी कुछ विधायकों का टिकट कटना तय माना जा रहा है। उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। ऐसे में कुछ विधायक तो खुलकर विरोध कर रहे हैं, कुछ ने पार्टी के भीतर ही बगावत कर दी है।
बता दें कि सीलमपुर से विधायक रहे अब्दुल रहमान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सीलमपुर से पार्टी ने कांग्रेस से आए चौधरी जुबैर अहमद को टिकट दिया है। जुबैर अहमद कांग्रेस से 5 बार विधायक रहे, मतीन अहमद के बेटे हैं और उन्होंने 29 अक्टूबर को पार्टी ज्वाइन की थी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की आहट अब तेज हो गई है, जहां आम आदमी पार्टी पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव की आहट होते ही आम आदमी पार्टी ने 2 लिस्ट जारी की हैं, जिसमें 31 उम्मीदवारों का अब तक ऐलान किया गया है, लेकिन इसमें लगभग 17 उम्मीदवार अब तक उनका टिकट काटा गया है, जहां जानकारी के मुताबिक और भी आने वाले समय में विधायकों के टिकट कट सकते हैं। आम आदमी पार्टी इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहती है, जिसके तहत नए चेहरों को भी मौका देने की सूचनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया का भी सीट को बदल दिया गया है। उन्हें सेफ सीट के तहत पड़पटगंज के स्थान पर गंजपुरा से चुनाव लड़ाने की कवायद तेज है। साथ ही साथ मनीष सिसोदिया की पूर्व सीट पर यूपीएससी टीचर अवध ओझा को टिकट दिया गया है। उन्हें पहली बार आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। चले खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नजम अहसन राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। नजम जी, जिस प्रकार से दिल्ली में आम आदमी पार्टी में जिस प्रकार 2 लिस्ट जारी हुई और मौजूदा उम्मीदवारों के नाम कटने शुरू हो गए हैं, इसमें क्या ऐसे कारण हैं कि लगभग 20 मौजूदा उम्मीदवारों के टिकट अब तक काट दिए गए हैं? नजम जी। विरोध किया जा रहा है। जबकि अब्दुल रहमान की बात की जाए, सीलमपुर से कई बार के विधायक रहे और सबसे पहले ये है कि हम आपको बता दें जी कि सीलमपुर से जो विधायक रहे अब्दुल रहमान जी अभी हाल ही में कल ही उन्होंने इस्तीफा दिया है और इन्होंने कई तरह के अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी आरोप लगाए हैं। जी देखिए, इनका टिकट कटना एक दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वहाँ के एक अच्छे विधायक थे और ये आम आदमी पार्टी के सबसे पुराने विधायक रहे और जब से आम आदमी पार्टी बनी है जी तब से ये एक कैसे समझा जाए तो ये आम आदमी के पार्टी के खिलाफ रहे और अरविंद केजरीवाल के ऊपर इन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि मुसलमानों के ऊपर अनदेखी के आरोप भी लगाया, दंगा भी हुआ, कई तरह के आरोप लगाए हैं। अब जहां तक इनका पार्टी का अंदरूनी है, अभी वहाँ के स्पीकर गोयल साहब से मिलने के लिए वहाँ के 14 विधायक वहाँ से उनसे मिलकर आए हैं। अब अभी ये मालूम नहीं चला है क्योंकि 20 विधायकों का टिकट ऑलरेडी कट चुका है जी और कुछ और विधायक जो और विधायक है उन्हें कटने का अंदेशा है। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी में अंदरूनी देखा जाए कि अंदरूनी कलह बनी हुई है, तो इससे ये साबित होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में सरकार बनाएगी जी या तो। और जिस तरह से अभी बहुत सारी चीजें ने ऐलान किया है कि हम ऑटो रिक्शा वालों को पढ़ाई का पैसा 5,000 रुपए हम ये उनके बच्चों के फीस देंगे, पढ़ाई का मुफ्त इलाज मुफ्त कराएंगे। तो अब अरविंद केजरीवाल के पास कुछ बचा नहीं है जी और हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली में अपना पूरा एक पहले जैसा काम किया था वो काम उनके पास रह नहीं गया है जी, क्योंकि उनके ऊपर कई तरह के आरोप भी लगे थे केजरीवाल के ऊपर जी और उनके कई विधायकों के ऊपर भी लगे। अब नजम जी, अगर ऐसे ही देखा जाए जी नजम जी, जो टिकट काटे जा रहे हैं, आखिर ये विधायक लगातार 2 बार से लगभग जीतते चले आ रहे हैं, फिर भी इसका क्या कारण है? एंटी इनकम्बेंसी को लेकर टिकट काटे जा रहे हैं या और कोई कारण है? नए चेहरों को क्यों लाया जा रहा है? अब यही तो देखना है कि आम आदमी पार्टी में 2 बार से विधायक रहे जी, तो 2 बार से विधायक रहे और 24 विधायकों का नाम काट दिया गया।
अब वो विधायक अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे, अचानक इनका कार्ड टिकट कार्ड देना भी जाए तो कहाँ जाए। तो ये सीरमपुर के विधायक जो है जी तो इन्होंने अपना ये रहमान साहब ने इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन भी कर लिया है। जी जी तो क्या कांग्रेस की स्थिति ऐसा लगता है कि कांग्रेस वहां पे अपना जमीन तैयार कर रही है। अब ये विधायकों को जो टिकट कट रहा है वहां पर लगातार ये टिकट काटने का सिलसिला अभी आम आदमी पार्टी में अपना जारी रखा है। जी तो ये कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी भी दिखाई दे रही है। जी ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया नजम जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। बेंगलोर में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी के मामले में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम है। मृतक के भाई विकास कुमार की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि आत्महत्या से पहले अतुल ने 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो जारी कर आप बीती बताई थी, जिसमें मृतक ने अपनी पत्नी और उसके परिजनों पर प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए विवश करने की बात कही थी। इसी के साथ ही जौनपुर की एक जज पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अतुल ने अपने लेटर में राष्ट्रपति के नाम जस्टिस सिस्टम की खामियों के बारे में लिखा और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने के ट्रेंड के बारे में भी बताया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रशांत त्रिपाठी अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, जिस प्रकार से ये अतुल सुभाष का केस निकलकर सामने आया है, आत्महत्या इन्हें करनी पड़ी है, क्या सवाल ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या भारत में जनरल न्यूट्रल लॉज की जरूरत है? प्रशांत जी। देखिए, जो ये घटना निकल कर आ रही है तो जी, यह एक पक्ष को देखते हुए ना देखा जाए। अगर जी, देखा जाए तो दोनों पक्ष को देखना जरूरी है। जी, महिलाओं के लिए कानून है, मतलब क्रियान्वयन कितना हो रहा है ये देखना जरूरी है। और रही बात पुरुषों की, जो पारिवारिक मामले आज का दिन चल रहे हैं, लोग मेंटेनेंस जैसी धाराएं और तमाम चीजें, डोमेस्टिक वायलेंस और परिवार के ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है, जी, सालों साल में लंबित हैं न्यायालय में। जी, तो मैं समझता हूं कि इसको वैचारिक तौर पे मीडिएशन, मध्यस्थता और भी नए उपकरण जो इस समय नए एक्ट लाए जा रहे हैं, इनके माध्यम से इनको सुचारू रूप से समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्योंकि पारिवारिक मामला है, इसको एक आपराधिक मोड़ इस कदर दे दिया जा रहा है, या कहते हैं कि फर्जी मुकदमे बना दिए जा रहे हैं, जी, जिससे दोनों पक्ष परेशान हो रहा है, न्याय का भी समय काफी हद तक लग जा रहा है। तो इस वजह से बहुत जरूरी है, आपसी समझ की जरूरत है। और मैं अभी विकास का बयान सुन रहा था, आपके चैनल के माध्यम से मुझे उसका ज्ञान प्राप्त हुआ। अब मैंने देखा कि जो इसका बयान है, उनको खुद इस पर विचार करना चाहिए जी, कि इनका भाई ऐसी गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। मतलब जो चीज बातचीत से अपने भाई को समझना चाहिए, बैठ के उनसे बात करना चाहिए था, वार्तालाप करना चाहिए था। एक कम्युनिकेशन जो गैप है, ये मैं समझता हूँ कि हमारे आपके हम सबके परिवार आपसी बीच में गैप आ रहा है। जी, तो ऐसे घटनाएं निकल के आ रही, क्योंकि ऐसे भी मामले देखे गए हैं जिसमें न्यायाधीश स्वतः उनके पारिवारिक मामले न्यायालय में ही लंबित हैं। जी, तो अब समय आगे इस कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना पड़ेगा। हम सबको इस पर विचार करना चाहिए और मध्यस्थता एवं तमाम ऐसे तरीके हैं जिस पर विचार करते हुए इसको और प्रमोट करना चाहिए, ताकि एक समाज में पारिवारिक दृष्टिकोण से लोग शांति से रह सकें। जी। प्रशांत जी, अगर हम इसी केस की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार के सबूत जो अतुल सुभाष है वह अपने देकर गए हैं, सारी रिपोर्ट्स को अगर देखा जाए, सारे 24 पेज के इतने बड़े सुसाइड नोट को अगर देखा जाए, जिसमें एक एक चीज का उन्होंने सबूत भी उसके साथ दिया है, तो क्या लगता है इसमें किस पक्ष की ज्यादा मानी जानी चाहिए? साथ ही साथ जज का नाम भी उन्होंने भ्रष्टाचार से जोड़ा है, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, प्रमुख बात यह है कि अभिनय जी के जांच का विषय है। मैं समझता हूं कि जांच चलेगी इस पे। जो भी 24 पन्ने का बयान उनका सामने निकल के आ रहा है, क्योंकि कानून का मतलब है कि दोनों पक्ष को बराबर सुना जाए और समझा जाए। जी, तो मैं समझता हूं कि इस पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी लगेंगे, अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, एफएसएल की रिपोर्ट आएगी जी, दोनों पक्षों का रिकॉर्ड किया जाएगा, स्टेटमेंट्स क्या है, और उसके बाद जो अंतिम न्याय विवेचना के बाद जो फैसला निकल के आएगा, उस पर न्यायाधीश जो समकक्ष होगा उस पर कार्रवाई करेगा। जी, जी।
जी। बाकी अभी फिलहाल के लिए जो एफआईआर दर्ज है वो तो अपेटमेंट ऑफ सुसाइड का है कि आप किसी को प्रेरित करते हो ऐसे संबंध में और वो आत्महत्या कर लेता है, तो उस पे उन धाराओं में बीएनएस के उसमें एफआईआर दर्ज हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।